जैसा कि हुक्का हरियाणा की शान कहा जाता है, हम अभी रामपुरा गांव से सर्वे करके निकले ही थे कि रास्ते में कुछ लोग हुक्के पर चर्चा कर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना अपनी चुनावी चर्चा को भी हुक्के की चर्चा में शामिल कर लिया जाए। तो मैं फिर से रामपुरा गांव में ही हूँ और देखते हैं यहाँ पर लोगों का क्या रुझान है, किस तरफ है रामपुरा गांव का रुझान। क्या नाम है सर? संदीप। संदीप जी। हाँ जी। संदीप जी, ये रामपुरा गांव ही है और आप इसी के निवासी हैं? बिल्कुल। क्या रुझान है रामपुरा गांव का? जी, बादशाहपुर सीट से राव नरबीर जी जीतेंगे। राव नरबीर जी? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवा को उतारा है। जी, फर्स्ट टाइम में देखो किसी युवा को उतारा, लेकिन जो पहले से काम करता आ रहा है पब्लिक तो उसी को देखेगी ना, उसी की तरफ जाएगी पहले तो। ऐसा नहीं कि अब कांग्रेस ने अपना नया उतार दिया तो उसकी तरफ जाएगी, इसलिए हम राव नरबीर जी को वोट देंगे। सर, लेकिन एक चीज और भी देखने में आई है कि राव नरबीर जी अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव लड़ने वाला इंसान दोबारा ग्राउंड पर क्यों आएगा अब? सर, क्या पता आखिरी ना हो उनका। ये उन्होंने अपने ही भाषण में कहा है। क्या पता ना हो जीतने के बाद, क्या पता वो भी ये कह सकते हैं कि एक चुनाव और भी लड़ सकता हूँ मैं। और वहीं पर वर्धन यादव ये कह रहे हैं कि उनका पहला चुनाव है, यहाँ से उनकी पगडंडी शुरू होगी, ये रास्ता वो बनाएंगे जिस रास्ते पर उन्हें लंबी उम्र के लिए चलना है। सर, वो तो टाइम बताएगा उस चीज के बारे में। तो आपके हिसाब से इस बार बादशाहपुर विधानसभा से कौन जीतेगा? राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह। लेकिन राव नरबीर जी का कुछ जगहों पर विरोध देखने को मिला है। हमने जैसा कि जन सर्वे में, अपने सर्वे में दिखाया भी है, कुछ गांव हैं जहां पर उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। सर, ऐसी कोई नहीं है, कहने का तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसे अभी तक कोई वो नहीं है ये आवाज़ की भाई राव नरबीर को वोट नहीं देंगे या हम किसी को नहीं। राव नरबीर को ही वोट मिलेगी। राव नरबीर को ही वोट मिलेगी। और वर्धन यादव को? वर्धन यादव को तो सर देखो, जो वर्धन यादव के साथ वो वर्धन की वोट देगा, जो राव नरबीर जी के साथ वो नरबीर जी को वोट देगा। एक चीज और भी देखी थी अभी हमने, पिछले 2 या 3 दिन पहले ही रामपुरा गांव ने वर्धन यादव के आगमन पर एक रैली भी की थी। सर, राव वर्धन जी की भी की गई थी, नरबीर जी की भी की गई थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। दोनों के लिए बराबर है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दोनों ही बराबर है आपके लिए। अच्छा, इस बार रामपुरा का चुनावी मुद्दा क्या है? ये तो हम तो राव नरबीर को ही नहीं, आपकी रामपुरा गांव का मुद्दा क्या है? वो किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे अपनी? सर, हमारे यहाँ के जो काम वगैरह जो करवाए जाएंगे उसके लिए। क्या काम है रामपुरा में जो नहीं हुआ अभी तक? सर, हमारे जैसे झोड़ की समस्या है, काफ़ी समस्या है गाँव में, रास्ते नहीं है, गलियाँ सारी ऐसी है टूटी फूटी पड़ी है, तो इसके लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश यादव नाम है। दिनेश यादव। हाँ जी। रामपुरा से ही है? बिल्कुल, रामपुरा से। अच्छा, बादशाहपुर विधानसभा में इस बार 2 चीजें देखने को मिली है। एक तो पहला चुनाव और एक आखिरी चुनाव। कांग्रेस पार्टी से जो युवा नेता वर्धन यादव को टिकट मिली है, ये उनका पहला चुनाव है। वो तो कंफर्म है कि उनका पहला चुनाव है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आखिरी चुनाव है। नरबीर जी का? हाँ, कभी चुनाव आखिरी नहीं होता है। अगर नरबीर जी जीतते हैं तो वो अपना मन बदल सकते हैं? नहीं, उनका काम बदलवाएगा, जनता बदलवाएगी, जनता चाहेगी तो वो दोबारा भी आएंगे। अच्छा, जनता की डिमांड पर उनको दोबारा लाया जा सकता है? अच्छा, नरबीर जी को 2019 में उनकी टिकट काट दी गई थी, जबकि 2014 में वो इसी सीट पर जीतकर और कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। फिर 2019 में ऐसा क्या हुआ कि उनकी टिकट काट दी गई अचानक से और एक नए चेहरे को लाया गया, मनीष यादव को? ऐसा है जी, 19 में जो टिकट कटने का कोई राजनीतिक उनका इश्यू था, उस कारण से कट गई थी, लेकिन आज पार्टी ने भी इस चीज़ को देखा है और इलाके ने भी देखा है कि जो 14 से 19 के बीच में जो काम हुए वो बेहतरीन काम थे और राव नरबीर सिंह का काम बोल रहा है और काम के ही उस पे जनता टिकट तो अब डिक्लेयर हुई है। बादशाहपुर हल्के ने तो पिछले 6 महीने से डिक्लेयर कर दिया कि हम तो राव नरबीर सिंह को ही बनाएंगे, टिकट चाहिए, जनता टिकट दे चुकी थी उनको। अच्छा, एक हमने समाचार पत्रों में और खबरों में एक बयान भी देखा था नरबीर जी का, जब वो कह रहे थे कि वो टिकट मिले या ना मिले वो लड़ेंगे चुनाव जरूर, लेकिन पार्टी से लड़ेंगे। तो क्या ये किस तरफ इशारा था कि अगर भाजपा पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? ऐसा है जी, ये राव नरबीर सिंह का खुद का फैसला नहीं था, ये जनता ने अपना फैसला सुनाया हुआ था राव नरबीर सिंह को। जी, आपने चुनाव लड़ना है, आप चाहे कैसी लड़ो, इंडिपेंडेंट लड़ो, कांग्रेस से लड़ो, बीजेपी से लड़ो, और ये सारी चीजें जनता की आवाज और जनता का प्यार देखते हुए बीजेपी पार्टी सही समय पे समझ गई और बीजेपी पार्टी ने समय पे उनको टिकट दे दिया। लेकिन हमने एक चीज और भी देखी है, हरियाणा प्रदेश में इस बार बीजेपी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में रही है
उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है और कुछ जगहों पर उनके कैंडिडेट का जमकर विरोध किया गया है। कैंडिडेट्स को गांव के अंदर तक नहीं घुसने दिया गया, स्टेज से नीचे तक उतार लिया गया, ऐसा तक देखने को मिला इस बार। ऐसा है जी, ये चीजें तो आप सत्ता पक्ष जब होता है तो उसके एंटी तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है जी, आप कितने ही काम करो उसके बावजूद भी हो जाता है। हाँ, ये फर्क रहा है जो 2014 से 19 के बीच की जो सरकार थी वो बीजेपी सरकार थी, और 19 से जो 24 तक की सरकार थी वो एक साझे की सरकार थी। और साझे की सरकार होने के कारण काफी डिस्टरबेंस हुआ है, काफी कामों में दिक्कतें आई है। वो काम जो 14 से 19 तक सरकार ने किए वो 19 के 24 के बीच में नहीं कर पाई। अच्छा, एक चीज और, जो सरकार में आपके यहाँ से जो विधायक थे राकेश दौलताबाद जी, अब तो वो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन वो भी तो आपकी सरकार का ही हिस्सा थे। ऐसा कह सकते हैं कि बादशाहपुर में तो भाजपा की ही सरकार थी। ऐसा है जी, भाजपा की सरकार डायरेक्ट नहीं थी और वो भाई भी हमारा ही थे, और आज वो भगवान को प्यारे होंगे, उसकी आत्मा को शांति मिले, परमात्मा उसको श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि इनका पहला चुनाव है और इनका आखिरी चुनाव है, लेकिन अनुभव और बिना अनुभव में इतना अंतर होता है जो कि हमने पहला चुनाव वाले को बना के देख लिया और ये अनुभवी है। तो आज की तारीख में सब जनता समझदार है, और बादशाहपुर हल्का क्या, गुड़गांव क्या, दक्षिण हरियाणा की भी आवाज थी कि राव नरबीर सिंह बने। आप राकेश जी की कह रहे हैं कि उनका पहला चुनाव था? नहीं, चुन के तो पहले ही आए थे विधायक, विधानसभा में जाने वाले तो पहले दफा ही विधानसभा गए, चुनाव तो उनके थे वो, लेकिन विधानसभा तो पहले दफा गए थे। तो देखो ये अनुभव से काम होते हैं। अच्छा, इस बार बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका गांव है, इस गांव का अपना चुनावी मुद्दा क्या है? अपना चुनावी मुद्दा देखो ऐसा है, 2014 से 19 तक हमारा पंचायती राज था और राव नरबीर सिंह ने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा था, सारी समस्याएं खत्म कर दी थी। लेकिन अभी क्या है, हमारा निगम बनने के बाद में इस टाइम सारी गलियां और वो, हालांकि वो देखो सीवरेज होंगे तो दिखते तो आएंगे, जब अगर कोई भी विकास करते हो आप जी, कोई भी कार्य करोगे तो कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन थोड़ा प्रतिनिधित्व ढंग से ना होने के कारण, या मतलब ये कहो कि सरकार में हमारा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने के कारण वो धीमी गति से चले, वो कार्य हो जाने चाहिए थे इससे पहले। और ये समस्या है, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं, ये तो हम पूरी आशा करते हैं कि राव नरबीर सिंह बनते के साथ मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने में समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, प्रदेश में 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में नायब सैनी जी 6 महीने पहले ही मार्च के महीने में बनाए गए हैं। अगर हम दोनों की कार्यशैली देखते हैं, 9.5 साल और 6 महीने में हालांकि तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी अगर हम कार्यशैली को देखते हैं तो कौन बेहतर है? देखो, बेहतर तो खट्टर साहब भी थे, लेकिन खट्टर साहब को वही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा ना कि जो 19 और 24 का जो दौर था ना, वो साझे की सरकार थी, वो क्लियर मैंडेट से बीजेपी नहीं थी, तो उन्होंने भी दिक्कतें आई। और अभी जो ये 6 महीने का कार्यकाल देख रहे हैं तो इसमें सैनी जी भी अच्छे खासे डिसीजन ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे चल के सैनी जी अच्छा काम करेंगे, और खट्टर साहब ने भी अच्छे काम किए। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, अगर बादशाहपुर विधानसभा से राव नरबीर जी जीत दर्ज करते हैं और प्रदेश में सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, ऐसे में आप नरबीर जी से क्या ये उम्मीद रखते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में काम होंगे? अक्सर देखने को मिलता है कि अगर विधायक आपकी पार्टी से नहीं है क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र को थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऐसा है जी, हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, और हमने अभी भी कहा है कि जो हल्के का विधायक एमएलए होता है ना, वो ऐसा अनुभवी होना चाहिए ताकि सरकार में तो हर आदमी काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार ना होने के बावजूद भी काम करे। और राव नरबीर सिंह का ऐसा स्वभाव है कि ये हर से तालमेल करके और से अच्छा कार्य कराएंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस आई तो भी, लेकिन कांग्रेस आ नहीं रही है, बीजेपी सरकार आ रही है, पूरा दक्षिणी हरियाणा पूरा बीजेपी आ रही है। और मैं ये बड़ी बात नहीं कह रहा कि 55 से 60 सीटों के बीच में बीजेपी सरकार बना रही है। मैं वही पूछने भी वाला था कि अगर आपके हिसाब से कितनी सीटों पर बीजेपी। अच्छा, ये जैसा कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा दक्षिण हरियाणा ही पूरा,
तो कुछ जगहों पे यहाँ पे बीजेपी के नेताओं का भी विरोध देखने को मिला, थोड़ा सा अभय यादव जी के भी। ऐसा है जी कि ये विरोध तो आप राजनीति में अगर कहीं आएंगे, अगर कोई गांव का सरपंच भी बनता है ना, तो उससे भी पूरा गांव खुश नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती है। तो ये तो विधानसभा तो बहुत बड़ा हल्का है। विधानसभा हाँ, लेकिन अभय सिंह जी जैसे भी मतलब विधायक, अनुभवी, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी देखो हो जाता है थोड़ा बहुत जो भी होता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि अभय सिंह का विरोध होगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है, जैसा कि आपका गांव और आपके बगल का गांव जो दोनों क्या है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे मतलब मिला जुला सा रहता है कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र दोनों मिलते हैं, तो ऐसे में पटौदी विधानसभा क्षेत्र का हाल क्या रहेगा? पटौदी से भी बीजेपी क्लियर है। वहां से बिमला चौधरी हाँ, जी बिमला चौधरी जी को टिकट दिया है तो क्लियर है। वहां से भी नया चेहरा उतारा कांग्रेस ने। नहीं, नया नहीं, उनके भी उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। हाँ, लेकिन वैसे ग्राउंड में नया ही है, ये हम मानते हैं। लेकिन बिमला चौधरी पहले भी रही है और उसने भी देखो अपने टाइम में भी काम किए हैं, और उसके बावजूद भी वो हर टाइम हल्के में हर आदमी के सुख दुख में शामिल रही है। एक छोटा सा सवाल फिर से वही पूछूंगा कि बिमला चौधरी जी 2014 में वहां से विधायक बनी थी, लेकिन 2019 में उनकी भी टिकट काट दी गई। देखो ये पार्टी का डिसीजन था, और मैं तो ये कहता हूँ और कि जो बीजेपी पार्टी है ना, मुझे तो ये पार्टी बड़ी अच्छी लगती है। वो क्यों लगती है कि ये ना लंबा टाइम किसी को नहीं रखते। किसी भी पार्टी में हर जगह बहुत से कार्यकर्ता होते हैं, बहुत से सीनियर पदाधिकारी होते हैं, तो देखो सबका नंबर आना चाहिए। तो ये इनकी सोच है। अच्छा, ये हर आदमी को मौका देती है। मैं अपना आखिरी सवाल पूछता हूँ कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी में भी देख रहा हूँ, बीजेपी पार्टी में भी देख रहा हूँ, सीएम पद के लिए दावेदारियां बहुत पेश हो रही है। मैं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूँ तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, फिर कुमारी शैलजा जी भी अपना दावा पेश कर चुकी हैं, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जी ने भी रखा है, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी ने भी रखा है। लेकिन मैं अगर बात करूँ भाजपा पार्टी की, तो भाजपा पार्टी में भी जैसा कि सीएम का चेहरा पार्टी ने तय किया हुआ है नायब सैनी को, लेकिन अनिल विज जी भी दावा ठोक चुके हैं, क्योंकि 6 महीने पहले भी जब बदलाव किया गया था तो अनिल विज की नाराजगी देखने को मिली थी। देखो ऐसा है जी, कांग्रेस जो पार्टी है उसने अपना कोई सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, और उसके अंदर आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है। और बीजेपी पार्टी नायब सैनी जी को अगला सीएम घोषित कर चुकी है। और ये विज साहब की जो बात है ये पर्सनल सबकी वो है। अगर आज मुझे कोई कहे कि जी आप यहाँ से विधायक बनना चाहते हो, तो मैं भी कहूँगा जी मेरी भी इच्छा है। तो देखो वो उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, ना कि पार्टी पे उनका प्रेशर है। उन्होंने ये कहा जी मेरी पर्सनल राय है, अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी सीएम बनने को तैयार हूँ। तो ये तो उनकी पर्सनल है। अच्छा, ये आपसे बात करना थोड़ा सा रोमांचक भी लग रहा है। इसी के साथ एक और सवाल पूछूंगा, क्या सीएम का नाम और चेहरा पहले से घोषित करना सही रहता है या गलत? मेरे हिसाब से तो सही रहता है। सही रहता है। हाँ। लेकिन भाजपा पार्टी ने ना राजस्थान में सीएम का चेहरा घोषित किया, ना मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा घोषित किया, और इवन यूपी में भी पहले चुनाव में उन्होंने नाम घोषित नहीं किया था। हरियाणा विधानसभा अगर 2014 देखते हैं तब भी नाम सीएम चेहरा नहीं था, लेकिन इस बार सीएम का चेहरा नायब सैनी को रखा गया है। तो ऐसा क्यों कि अभी तक भाजपा पार्टी सीएम का चेहरा छुपा कर रखती थी? ऐसा नहीं हुआ जी, राजस्थान और एमपी में भी सीएम का चेहरा छुपा के नहीं रखा है। पहले सीएम पे चुनाव लड़ा है, लेकिन मैं कह रहा ना ये पार्टी बदलाव करती है। ये हर कार्यकर्ता, इतना बड़ा जो संगठन है वो क्यों जुड़ रहा है? वो इसलिए जुड़ रहा है कि वो हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है। वो इसलिए करता है कि उनको ये पता है कि ये पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मान सम्मान देने में कसर नहीं छोड़ती। ये एक ही परिवार पे, एक ही उस पे नहीं चलने वाली। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं या आम वोटर हैं? मैं आम वोटर हूँ। मैं पार्टी का किसी का पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं आम वोटर हूँ। और बादशाहपुर में हम कहें तो हम राव नरबीर सिंह के समर्थक हैं। समर्थक? हाँ। ये पूरा गांव मुझे ऐसा लगता है कि राव नरबीर जी का समर्थक है। मैंने अभी गांव के बाहर वाले हिस्से पे भी सर्वे किया था कुछ लोगों के साथ, तो तब भी मेरे को यही देखने को मिला था। ऐसा है जी, राव नरबीर सिंह के समर्थक हम ने, मेरी उम्र 50 साल होगी जी, तो 50 साल में
मैंने जो 14 से 19 तक का जो कार्यकाल देखा ना, मैंने शायद ही किसी एमएलए का देखा होगा। तो यही आवाज और यही जो उनका काम है ना, वो हर आप एक एक वोटर उसके काम की मुरीद है। आप व्यक्तिगत स्तर पर उनसे प्रभावित हैं लगता है। बिल्कुल, हम भी हैं, सभी, पूरा बादशाहपुर इलाका क्या, पूरा गुड़गांव क्षेत्र उनके, उन्होंने पूरे क्षेत्र में और बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म देखे उन्होंने मतलब विकास के कार्य किए। अब आप एक बात बताओ, उन्होंने अभी जो रेवाड़ी पटौदी रोड को बनवाया, उस रेवाड़ी पटौदी रोड को अगर पहले रेवाड़ी पटौदी रोड था उसी पे बनवाते तो कादीपुर अपना गाड़ोली, आप गुड़गांव पटौदी रोड की बात कर रहे हैं। हाँ, गाड़ोली, उसके बाद में हरसरू और वजीरपुर गांव, ये गांव में इतने घर उजड़ते कि मेरे हिसाब से कोई तादाद नहीं थी। लेकिन और इनमें अगर हम ये जातिवाद या वो देखें तो इनमें सारे के सारे गांव तकरीबन हमारे राजपूत भाइयों के, हमारे जाट भाइयों के, उनके लगते हैं। लेकिन मंत्री जी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं भाई, किसी का नुकसान नहीं चाहिए, उसको HSID की जमीन से निकालते हुए और बाहर निकलवाया जी। हाँ, तो आज मैं गाड़ोली में था तो गाड़ोली वाले भी मतलब यही कह रहे थे कि जी राव साहब ने हमारा इतना अच्छा काम किया ताकि हमारे घर उजड़ने से बचवा दिए, तो हम राव साहब के साथ हैं। हालांकि ये चर्चा बड़ी रोमांचक मोड़ की तरफ जा रही है जी। ऐसा है जी, हर पार्टियों में सीएम बनते हैं, सब अपने क्षेत्र का वो करते हैं जी। गुड़गांव को तो इतना उपेक्षित समझ रखा था कि यहाँ से, ये तो एक दुधारू गाय थी, इसका दूध निकालते थे और मर जाए वहाँ जिसका शासन होता था वो पीते थे। लेकिन जब से 2014 के बाद में गुड़गांव और इस क्षेत्र की सुनवाई होने लगी है, और सब, मैं तो ये कहता हूँ पूरे हरियाणा के अंदर मतलब बिना भेदभाव, बिना जातिवाद के जो इस पार्टी ने काम किया है। और पहले वाली जो पार्टी थी, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था लेकिन अब मैं मुंह पे आई गई तो कह ही देता हूँ, पहले वाली पार्टी ने तो सारा गुड़गांव का पैसा जाके लगाया भी और फिर उजड़वाया भी खुद ही। उनको तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई हमने अपने क्षेत्र को विकसित कर दिया है, तो चलो अब हमारी सरकार नहीं आई, तो उनका तो इतना वो था कि वो अपना नुकसान भी खुद कर लिया। अच्छा, हालांकि जहां तक देखने को मिला है गुड़गांव क्षेत्र से अभी तक कोई सीएम नहीं बना है, लेकिन अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी रैली में दौलताबाद में एक बात कही है कि अगर यहाँ से वर्धन यादव जीतते हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वर्धन यादव को बड़े पद पर बैठाया जा सकता है। ऐसा है। ये इशारा, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ये इशारा एक बड़ा पद उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ऐसा है साहब, अब मैं स्पेशली हुड्डा साहब के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आपने सवाल कर ही दिया तो इसका जवाब भी देंगे। हमारे गुड़गांव के अंदर बादशाहपुर विधानसभा में राव धर्मपाल से बड़ा सीनियर लीडर कोई नहीं था। वो कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और सीएम साहब उनको बड़ा भाई कह के बुलाते थे, लेकिन बड़ा भाई को नहीं, मंत्री तक नहीं बनाया तो डिप्टी सीएम तो बड़ी दूर की बात है मेरे भाई। आप पहले राव धर्मपाल के समर्थक थे? हाँ जी बिल्कुल। कांग्रेस से भाजपा में शिफ्ट होने का कोई खास वजह? वही अपने, देखो अपना तो सीधा एजेंडा है कि हमारे क्षेत्र का जो विकास करता है, हमें कोई पर्सनल कार्य ना आज तक पड़े हैं ना आगे हैं, जो अपना कमाना खाना है। हमारा कोई किसी पार्टी से ना कोई द्वेष है नहीं और कुछ। पार्टी जब अच्छे चेहरों को वो करती है और एरिया का काम करती है, तो उस टाइम हमारे पास बीजेपी के यहाँ कोई जनाधार नहीं था और भाई हमारे पास कांग्रेस के राव धर्मपाल जी थे, तो उसके साथ एरिया रहता था। अब आपने कहा कि हुड्डा साहब ये बोल के गए कि भाई हम इनको बड़ा पद देंगे, लेकिन अभी 29 तारीख को रैली थी, देश का गृह मंत्री ये कह के गए हैं कि आप इनको विधायक बना के भेजो, बड़ा आदमी यहाँ पढ़ाएंगे नरबीर जी को। हाँ, ये तो खुले सबके सामने कहा है, तो अब ये देखो कि पावर कहाँ ज्यादा है। जी बिल्कुल। लेकिन वही एक और सवाल मेरा फिर से उठ जाता उसी रैली को लेकर कि अमित शाह जी ने कहा था कि इस बार वो 5 लाख नौकरियां देंगे
अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल की भाजपा सरकार का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं, जो सर्वे भी आया था अभी, केवल 2,34,000 नौकरियां प्रदेश में दी गई है 10 साल में। तो ऐसे में 5 साल में 5 लाख नौकरियां, ये सुनने में भी अजीब लगता है। ऐसा है जी, ये सुनने में अजीब नहीं लगता है। पॉपुलेशन को देखते हुए वैकेंसियां भी बढ़ती है और ये चीजें गवर्नमेंट ने अपनी सर्वे की होगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 10 साल में भी पिछली सरकारों से ज्यादा नौकरी दी गई है। और मैं तो अभी इधर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ साइड ऐसे ही चला गया था घूमने, वहां तो हर आदमी अहिरवाल में, मतलब वो कहते हैं कि हर गांव में हमने ऐसी जैसे आप चर्चा कर रहे हैं ऐसी चर्चा करके देखी, हर गांव से 30-30, 40-40 बच्चे लगे हुए, और वो बच्चे लगे हुए जिन्होंने कभी आस नहीं की थी कि भाई हम भी सरकारी नौकरी लग सकते हैं। क्यों? उनके पास ना कोई पावर थी, नहीं खर्ची थी, नहीं पर्ची थी। ये जो बेल्ट आपने बताई, ये संपूर्ण बेल्ट ही अहिरवाल क्षेत्र, दक्षिण हरियाणा का अहिरवाल क्षेत्र है, जहाँ पर राव इंद्रजीत जी का काफी अच्छा होल्ड, रामपुरा हाउस बोलते हैं उनके घर को, उनका होल्ड माना जाता है। हालांकि ये चर्चा काफी रोमांचक चल रही थी, लेकिन समय का अभाव और अंधेरा होने के कारण इसको यहीं रोकना पड़ेगा। हम थे बादशाहपुर विधानसभा के गांव रामपुरा में। यहाँ से देखने को मिला है कि यहाँ पर बीजेपी समर्थक कुछ ज्यादा ही जोश और शोर के साथ राव नरवीर जी की तरफ जा रहे हैं।